हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर का, जो कि आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ये क्लास 10th की बुक का आज हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बुक का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के बारे में। तो कि पावर शेयरिंग है क्या, इसके मतलब कुछ मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, और इसका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिकली हम लोग इसको श्रीलंका और बेल्जियम का के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, और पावर शेयरिंग जानेंगे कि पावर शेयरिंग आखिर ज़रूरी क्यों है, वाई वी नीड दी पावर शेयरिंग। हमें पावर शेयरिंग, अच्छा पावर शेयरिंग का मतलब कुछ बेसिक आइडिया आप लोग को तो लगा ही होगा, दैट व्हाट इज मीन्ड बाय पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग, जैसे कि वेट अ मिनट आई हैव टू टेल। तो पावर शेयरिंग जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, पावर शेयरिंग, पावर, वेट अ मिनट, पावर मतलब अगर जो जो आपके हाथ में जितनी भी पावर है, तो उसको आपको अगर किसी को शेयर कर देना है, किसी को दे देना है, यू हैव टू शेयर योर पावर। अगर आपको यू हैव टू गिव योर पावर्स टू एनीवन, मैंने टू एनीवन, अगर आपको किसी को देना है पावर, मतलब जब आपके पास जितनी पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में आप अपने घर में बड़े होंगे, तो आपके हाथ में पावर होगी। मतलब आपके 2 बहन होंगे, समझ लीजिए आपके 1 भाई है, 2 बहनें हैं, आप सबसे बड़े हैं, तो पावर ज़्यादातर आपके ही हाथ में रहेगी अपने भाई बहनों को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली। तो उसी हिसाब से मम्मी पापा के पास रहेगी, लेकिन दूसरे नंबर पे जो आप आएंगे, मम्मी पापा के बाद में आप ही के पास ज़्यादा पावर रहेगी। तो उसी हिसाब से पावर शेयरिंग का ये चैप्टर बना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज सिविक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ठीक है, अच्छा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल मिशन पढ़ाई क्लास 10th। ठीक है, सो व्हाट इज पावर शेयरिंग, हम लोग चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इंट्रोडक्शन तो कवर हो गया कि आज हमें इसमें पढ़ना क्या है। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज पावर शेयरिंग। हमें ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि पावर शेयरिंग आखिर में है क्या है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, दैट वी डोंट नो दैट व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो चलिए हम पहले इसको जानते हैं। या सो पावर शेयरिंग इज जस्ट स्ट्रेटजी। ये एक स्ट्रेटजी है वेयर ऑल द मेजर, पहले हम लोग रीड कर लें फिर आपको समझाएंगे। सो इट इज़ ए स्ट्रेटजी वेयर ऑल द मेजर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आर प्रोवाइडेड विद अ परमानेंट शेयर ऑफ द पावर इन द government of a country. It is necessary for a country to follow power sharing solutions, and the some factors of power sharing are, पावर शेयरिंग एक स्ट्रेटजी जहाँ पर पावर को लोगों को भी शेयर किया जाता है, गवर्नमेंट में भी शेयर होता है, और परमानेंट शेयर होता है ये पावर का गवर्नमेंट में किसी भी कंट्री के। और ये नेसेसरी है हर कंट्री को कि पावर को शेयर करे अपने। एंड कि ये जो बेसिकली पावर शेयरिंग जो होता है, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। आपसे पैराग्राफ चेंज है, वेट अ मिनट, ये इसके बाद से पैराग्राफ चेंज है। ठीक है, yeah, so the some factors of power sharing of power sharing are multi ethnicity, racial difference, regional difference and linguistic difference। ठीक है, जब रीजनल डिफरेंस, लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज की, लैंग्वेज के आधार पर भी पावर शेयर होते हैं। रीजनल के आधार पर भी मतलब कि बहुत जगहों पे किए जाते हैं पावर शेयर। रेशियल पे भी बहुत, कि जैसे कि वो होते नहीं है कि रेशियल डिफरेंस पे पावर शेयर करना बहुत गलत बात होती है, मगर कहीं कहीं होता है। तो रेशियल डिफरेंस पे पावर शेयर करना मतलब कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, की कोई काला है कोई गोरा है तो गोरे वाले को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, काले वाले को नहीं मिलनी चाहिए। मल्टी एथनिसिटी हो गया, रीजनल डिफरेंस, किसी का रिलीजन कुछ अलग है, किसी का कुछ अलग रिलीजन है। जैसे एक का रिलीजन ए है, एक का रिलीजन बी है। रिलीजन ए वाले का
रिलीजन ए वालों की जो पॉपुलेशन वो माइनॉरिटी में आती है कम है, और रिलीजन बी वालों ज़्यादा है, तो बी वाले की जो पावर होती है उनके हाथ में होती है, और बी वालों का जो पावर होता है वो ज़्यादा शेयर होता है, यानी कि बी वालों की हर एक बात मानी जाती है। तो यही होता है कि रीजनल के भी डिफरेंस में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमें केस स्टडी पढ़ना है बेल्जियम एंड श्रीलंका का, दैट व्हाट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो ये दोनों एक तो एक पता है कि ये दोनों एक कंट्री है, इट्स अ कंट्री। यहाँ पर भी पावर शेयरिंग से रिलेटेड ही कुछ समस्या है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, या सो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। Ethnic composition of Belgium. So Belgium is a small country in northwest Europe. It is bounded होगा. It is bounded by Netherlands, Germany, France and Luxembourg. Belgium is divided into three languages: Dutch 59% who lives in Flemish region, 40% French people who lives in Wallonia region, and 1% German. In Brussels, capital of Belgium, 80% people who speak French language and 20% Dutch. This linguistic diversity often leaves our political and cultural conflicts in Belgium. रीड तो कर लिए, लेकिन अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं दैट कि है क्या ये चीज़। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है बेल्जियम इज अ कंट्री। बेल्जियम इज अ कंट्री, और बेल्जियम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ का एथनिक कंपोजिशन कि यहाँ पे किस तरह से जो पावर हैं और जो भी चीज़ें कैसे शेयर हुई है और क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। ये कि स्मॉल कंट्री है बेल्जियम, ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप में मतलब कि है। ये जो है बाउंडेड है, यहाँ पे बॉर्डरलेड लिख गया है बट इट इज बाउंडेड, BOUNDED, ओके, बाउंडेड बाय नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। ये नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग से घिरी हुई कंट्री है। और बेल्जियम जो है वो 3 लैंग्वेज में डिवाइड है, मतलब 3 लैंग्वेज बेल्जियम में बोली जाती है। द वेरी फर्स्ट वन इज डच, जो कि 59% बोली जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है पेपर, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, बताते चल रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे 40% पीपल ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं एंड 1% जर्मन बोलते हैं। जो फ्रेंच वाले पीपल हैं वो वलानिया में होते रहते हैं, जो डच वाले हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और वहीं अगर देखी जाए ब्रसेल्स, जो बेल्जियम का कैपिटल है, कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल, बेल्जियम इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपिटल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स में, इन ब्रसेल्स 80% पीपल जो वो फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ पे 59 डच बोलते थे, और यहाँ पे 40 फ्रेंच बोलते थे और 1 जर्मन बोलते थे। बट अगर अब ब्रसेल्स की बात कर ली जाए, ठीक है, तो ब्रसेल्स में 80% ऑफ द पीपल क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, एंड 20% ऑफ द पीपल क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो दिक्कत इसमें यह है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, मतलब कि तब के समय पे यहाँ पे जो एथनिक थोड़े से मेजॉरिटी डिसीजंस होते थे, और यहाँ पर 59% डच है। कैपिटल में तो 20% डच है, यहाँ पे 59% डच है, और जो मेजॉरिटी में डिसीजंस लिए जा रहे थे तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा था कि किसके ज़्यादा यहाँ पे किसके हम लोग डिसीजंस लें और कैसे डिसीजंस लें, क्योंकि और इसको दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफन लीव फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स इन बेल्जियम। ये पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बेल्जियम में क्रिएट कर रहा था। ठीक है जी, अभी हम पढ़ लिए। अभी इसका हम लोग जो होता है अकोमोडेशन बेल्जियम मॉडल एक निकाला गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग श्रीलंका का भी एथनिक कंपोजिशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका।
श्रीलंका इज एन आइलैंड लोकेटेड इन साउथ एशिया. इट इज़ अ मल्टी एथनिक नेशन. ये यहाँ पे रख लीजिएगा, मल्टी एथनिक नेशन. Sinhali community form the majority of the population, which is around 74%, which Tamil form are minority, which is around 18%, and rest of languages are about 18%. Okay, 8%. तो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड है जो कि साउथ एशिया में लोकेट करता है. कहाँ पे ये है? दिस विल लोकेट इन दी साउथ एशिया. ये हम लोग श्रीलंका की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका. तो श्रीलंका अब बेल्जियम मतलब कि अब नहीं है, अब श्रीलंका की बात कर रहे हैं. इसमें दो मेन कंट्रीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, श्रीलंका एंड बेल्जियम. ठीक है, तो इसका एक चीज़ है कि जो श्रीलंका है वो 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुका है. श्रीलंका हो चुका था. और श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी रहती है, सिन्हाला कम्युनिटी इन श्रीलंका. और जो यहाँ पे गवर्नमेंट रहती है वो सिन्हाला कम्युनिटी की ज़्यादा बात मानती है. मतलब ये मेजॉरिटरिज्म की एक प्रोसेस है कि मेजॉरिटी वाली को ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है, उसके सारी विशेष पूरी की जाती हैं. और यहाँ पे तमिल नेटिव एक वर्ड आया होगा, तमिल. तो तमिल मतलब जो यहाँ के इंडिया से जो लोग गए थे कभी श्रीलंका, उनके जो पूर्वज लोग वहाँ पे रुक गए थे, तो उन्हीं के वजह से वहाँ के उनके जो बच्चे वो आगे वहाँ उनकी जो पीढ़ी रुकी उसको हम लोग क्या कहते हैं? तमिल नेटिव कहते हैं. ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं तमिल नेटिव. तो देखिए आप लोग इसको तरीके से देखिए कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, जो पॉपुलेशन थी वहाँ के सिन्हाला कम्युनिटी की वो 74% थी, 74%. और जो वहाँ की तमिल जो थे वो 18% थे और रेस्ट ऑफ लैंग्वेजेस थी वहाँ पे. बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे तमिल की बातें नहीं मानी जा रही थी, माइनॉरिटी ग्रुप था, सो इनको समझ लीजिए एक प्रकार से देखा ही नहीं जा रहा था. और सिन्हाला कम्युनिटी की हर एक बातें मानी जा रही थी. ठीक है, बिकॉज सिन्हाला स्पीकर 74 थे और तमिल स्पीकर 18 थे. तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ लाया गया था, रूल एक्ट लाया गया था. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. और एक और चीज़ है, एक और की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा. 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिस एक्ट में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था. सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था ऑफ दी श्रीलंका. ठीक है, यू हैव टू नोट इट डाउन. अब चलिए हम लोग बात करते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम. एकोमोडेशन इन बेल्जियम. Belgium leader wanted to create a peaceful environment for everyone. जो बेल्जियम के लीडर थे वो एक कन्फ्लिक्ट नहीं होने देना चाहते थे. वहाँ पे जो मेजॉरिटी वाली पीपल थी वो कह रही थी कि हमारी बातें मानी जाएं, लेकिन जो वहाँ के लीडर थे वो चाहते थे कि एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट रहे और हर एक लोग खुशी से मतलब अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं. तो वहाँ की जो लीडर थे उन्होंने एक बेल्जियम मॉडल निकाला. उन्होंने एक मॉडल पास किया जिसका नाम है बेल्जियम मॉडल. तो उस मॉडल को पास करने का कुछ मेन ऑब्जेक्टिव था जिसमें 4 फीचर्स थे उसके. तो चलिए उन चारों फीचर को हम लोग देख लेते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज, इसका मैंने एनसीईआरटी से ही डाल दिया है. तो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws required to the support of majority of members from each linguistic group. ठीक है, तो
तो इस पहले वाले में कहा जा रहा है द वेरी फर्स्ट वन सेज दैट, ये इसमें कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वल रखा जाएगा। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी है, उसमें जितने ही डच रहेंगे उतने ही उसमें क्या रहेंगे, उतने इसमें फ्रेंच के पीपल भी रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये मॉडल निकाला गया था। द वेरी फर्स्ट फीचर इज कि जितने उसमें डच रहेंगे उतने इसमें फ्रेंच पीपल रहेंगे, तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं रह गई। अब बात की जाए द सेकंड वन इज सेज दैट मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी उसको अब किसको दे दी गई थी, स्टेट गवर्नमेंट को। ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट ये रहा, ब्रसल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसल्स के पास सब एक सेपरेट गवर्नमेंट ब्रसल्स को दे दी गई थी। ये सब करने के लिए 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था। 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ के चेंज करना पड़ा था। ये अच्छी बात है कि चेंज हुआ था, जिससे वहाँ पे एक पीसफुल नेचर आया, इन्वायरमेंट आया। Brussels had a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. ब्रसेल के पास एक अपनी खुद की गवर्नमेंट हो गई जिससे इजीली वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंडिया की अगर बात की जाए, वेट अ मिनट, हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट एक होती है ना, जिसको पंचायती राज सिस्टम और पंचायत, जिला पंचायत ये होती है, जो छोटे छोटे मैटर्स को सॉल्व कर रहे। तो ऐसे ही बेल्जियम में तीसरे टाइप की गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ द वेरी फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, द वेरी सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड द वेरी थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। वैसे ही जो हमारे इंडिया की बात है, वैसे ही बेल्जियम की बात अगर की जाए, द वेरी फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। काम उसका वही था बट नाम चेंज था। लोकल के जगह वो क्या था, कम्युनिटी था। वेट अ मिनट, लोकल के जगह वो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, बस इतना ही अंतर था, काम उसका सेम था। ठीक है, तो इसका काम क्या था कि वो डच और फ्रेंच के जर्मन, वो जितना भी इशू रहता है एजुकेशनल लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम रहता था कि वो सॉर्ट आउट करे। यहाँ पे लिखा है दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर एंड एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। ओके, अब चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेजॉरिटरिज्म इन श्रीलंका की। श्रीलंका का जो मेजॉरिटरिज्म है, तो इट इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसफी विच asserts that majority of the population has the right to take the decision of the society. That means for minority groups are also taken by majority group. majority group जो होती हैं वो चाहती हैं कि मेजॉरिटी ग्रुप्स जो होती हैं वो चाहती हैं कि मेरे ही फेवर में जितने भी वहाँ पे लिए जाएं डिसीजंस वो मेरे ही फेवर में हो। तो इसमें माइनॉरिटी का जो लॉस होता है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट भले कुछ माइनॉरिटी जो लोग रहते हैं वहाँ पे कम लोगों में, जिनकी जनसंख्या कम है, मगर वो उनका भी तो कुछ मन करता होगा कि मेरा भी पावर सुनो, मेरे भी फेवर में डिसीजन लिया जाए। तो इसलिए
मेजॉरिटरिज्म श्रीलंका में हो रहा था 1950 में, सॉरी 1950 नहीं, यहाँ पे लिखा है 1956 होना चाहिए, 1956। An act was banned लिखा है। An act was passed in Sri Lanka which recognized Sinhalese as official language। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। And all the university job गवर्नमेंट पोजीशन एंड अदर अपॉर्चुनिटी वेर गिवन टू सिन्हाला के बेसिस पर सारा चीज़ दिया जा रहा था। तमिल फेल्ट इग्नोर्ड और डिसरिगार्डिंग विच क्रिएटेड सिविल वॉर इन श्रीलंका। जब सिन्हाला को बना दिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज, देन तमिल को थोड़ा सा लगा कि अब हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, हम लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट या नहीं हो रहा, अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा हम लोगों के साथ, तो इसलिए श्रीलंका वहाँ पे थोड़ा वॉर का माहौल आ गया था। अच्छा, बात करते हैं हम लोग मेजॉरिटरिज्म, बहुत बात तो कर लिए, मगर ये चलिए बात करते हैं कि मेजॉरिटरिज्म रॉन्ग क्यों, वाई इट इज़ रॉन्ग, ये गलत क्यों है। हम लोग तभी से बात कर रहे हैं मेजॉरिटरिज्म के बारे में, ठीक है, बट वाई इट इज़ रॉन्ग। Majority decision is against for democracy and any restriction on majority group are not accepted by them। मेजॉरिटी रॉन्ग इसलिए कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है मेजॉरिटी के फेवर में लिया जाएगा, उससे माइनॉरिटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेजॉरिटी वाले चाहेंगे कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज बने, जो उनका जो लैंग्वेज है वही बने, तो इससे माइनॉरिटी वाले को लॉस होगा। तो इसमें मेजॉरिटी डिसीजन इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन माइनॉरिटी ग्रुप आर नॉट एक्सेप्टेड बाय देम, ठीक है। मेजॉरिटी ग्रुप जो होती है वो सच टाइप ऑफ पॉलिसीज विच ओनली फेवर देम, दे डिसाइडेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। जबकि मेजॉरिटी को ये चाहिए कि जो हमारे दोनों लोगों के साथ एक ही बर्ताव होना चाहिए, तो इसलिए मेजॉरिटी गलत है, ठीक है। अब बात की जाए फॉर्म्स की कि पावर शेयरिंग के कुछ फॉर्म्स भी होते हैं। फॉर्म्स मतलब पावर शेयरिंग के कि किस बेसिस पर पावर को शेयर किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये सब एनसीईआरटी का फ़ोटो है, एनसीईआरटी बुक ही है ये सारी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एक यहाँ पे वर्ड आएगा ऑर्गन, एक यहाँ पे वर्ड आएगा लेवल। ऑर्गन और लेवल में हम अभी आपको क्लियर कर देंगे, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक आएगा वर्ड हॉरिजॉन्टल, एक आएगा वर्ड वर्टिकल, इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी अभी हम लोग क्लियर कर देंगे। तो पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन के बेसिस पर शेयर की जाती है, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। और जैसे कि लेजिस्लेटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जुडिशरी, तीनों के पास इक्वल पावर होती हैं। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट को सेम लेवल्स एक्सरसाइज डिफरेंट पावर सच एज सेपरेशन एंड सो दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज। इसमें ये रहता है कि किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं रहता है, और ईच ऑर्गन कैन चेक द अदर्स, और हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक भी किया करती हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा रीड कर लें, फिर अभी एक थियोरी में आपको सारा चीज़ समझा देंगे। फिर डिफरेंट लेवल में भी ये होता है, शेयर किया जाता है इसमें पावर। डिफरेंट लेवल फॉर एग्जांपल सेंट्रल, स्टेट, कम्युनिटी, लोकल, यही सब है, ठीक है। अब बात कर ली जाए द थर्ड फॉर्म ऑफ दिस इज सोशल ग्रुप के थ्रू भी होता है शेयर पावर, और द फोर्थ वन इज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट के थ्रू भी होता है। तो चलिए अब मैं आपको एक थियरी में इसको एक मर्जब करके सारा समझा देते हैं। जो फॉर्म होता है पावर शेयरिंग का, जो पावर शेयरिंग जिसके बेसिस पर शेयर की जाती है, तो उसमें जो पहला होता है वो
लेवल्स या आप ऑर्गन, इसमें तो ऑर्गन्स के बेसिस पे, ऑर्गन मतलब लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इसमें तीनों के पास सेम पावर होती है, दैट ऑल थ्री आर हैविंग द सेम पावर। ओके, इन तीनों के पास सेम पावर होती है, जिससे तीनों लोग अपने अपने काम को बखूबी निभाते हैं। और लेजिस्लेटिव इज विच पासिंग द लॉज, लेजिस्लेटिव पास करती है लॉ को, एंड कंट्रोलिंग फाइनेंस ऑफ द कंट्री। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंट करवाती है पॉलिसी को। और जुडिशरी जो है इंटरप्रिटेशन लॉज एंड पावर, जुडिशरी के पास में ये पावर होता है कि वो पनिश कर सके अगर कोई भी लॉ को तोड़े या ना फॉलो करे, अनफॉलो करे, वो ब्रेक द लॉज। ठीक है। और लेवल की बात की जाए तो लेवल को वर्टिकल पावर भी कहा जाता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर। वर्टिकल मतलब ये होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका लाइन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दिस विल हॉरिजॉन्टल एंड दिस विल वर्टिकल। ये हमारा वर्टिकल पावर होता है, जिसमें सेंट्रल के पास रहती है, स्टेट के पास रहती है, और लोकल या कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास रहती है। इसमें जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के पास रहती है, जुडिशरी के पास रहती है, एंड लेजिस्लेटिव के पास, पहले लेजिस्लेटिव, आफ्टर इट एग्जीक्यूटिव, आफ्टर इट जुडिशरी। ठीक है, इसमें इस तरह पावर रहती है, तो इसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं। सॉरी, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट लेवल ऑर्गन पे रहता है। इसमें लेवल यानी कि स्टेट लेवल पे इसमें पावर सेम नहीं रहती है, सेंट्रल लेवल के पास पावर थोड़ी ज़्यादा रहती है, स्टेट पे थोड़ी कम, लोकल पे थोड़ी और कम। ठीक है, तो इस तरह पावर रहती है। अब बात की जाए पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप, इट कैन बी बेस्ड ऑन रिलीजन, ये रिलीजन पे बेस्ड होता है। लिंग्विस्टिक, फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक पर भी ये फॉर्म पावर शेयर किया जाता है, रिलीजन पर भी शेयर किया जाता है। ठीक है, और फोर्थ वन देखा जाए तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पर के बेसिस पर भी शेयर किया जाता है। पावर शेयर्ड अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव अमंग देम टू गेन मेजॉरिटी इन दी parties. Sometimes these parties join together to prove their majority and form coalition government. तो एक बार हम लोग इसको फिर से जान लेते हैं, एक बार हल्का सा इसको 2 से 3 मिनट में इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। तो पावर शेयरिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि पावर को हम लोग शेयर कर रहे हैं, जिससे कंट्री में कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी तरीके का वॉर ना पैदा हो। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़े हैं। बेल्जियम में पावर को इसलिए शेयर किया गया था क्योंकि वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन था, वहाँ पे डिफरेंस चल रहा था कि जो बेल्जियम है वहाँ पर डच का ज़्यादा लोग रहते थे, मगर बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में डच के केवल 20% रहते थे, जिसके वजह से वहाँ पर मेजॉरिटी का थोड़ा सा मैटर उठाता है, जिसके वजह से जो लोग थे वहाँ के कह रहे थे कि मेजॉरिटेरियन को डिसीजन उनके बारे में फेवर लो डिसीजन, जिसके वजह से जो वहाँ के तमिल थे उनको कह दी श्रीलंका में जो वहाँ के और बाकी जो कम रीजन वाले थे जिनका पॉपुलेशन लेवल थोड़ा सा कम था, जो थोड़ा कम स्पीकर्स थे, उनके साथ माइनॉरिटी हो रहा था, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। फिर एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हो रहा था कि सिन्हाला एक कम्युनिटी को, एक सिन्हाला कम्युनिटी थी, एक तमिल कम्युनिटी थी, तमिल माइनॉरिटी थी, सिन्हाला मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, और मेजॉरिटी के साथ ही बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था। और मेजॉरिटी वाले चाह रही थी कि मेरे बारे में सब मतलब कि जो जितने भी फैसले, जितने भी डिसीजंस ले जाएं सारे मेरे ही फेवर में हों, और जिसकी वजह से तमिल को अच्छा नहीं लग रहा था। एंड एकोमोडेशन, फिर इसके बाद बेल्जियम का एक मॉडल आया जिसमें कहा गया कि जितने भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो सारे स्टेट सेंट्रल
लेवल में एक ही जैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर करनी पड़ेगी। ब्रसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई थी और एक थर्ड का टाइप गवर्नमेंट बनाई गई थी जो कि क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। इसके लिए 4 टाइम्स इसको चेंज किया गया था, क्या बेल्जियम, वहाँ के बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशंस को। ठीक है, अगर बात की जाए मेजॉरिटी इन श्रीलंका, तो मेजॉरिटी इन श्रीलंका दैट मीन्स कि ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी था जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन चाहती थी कि मेरे बारे में डिसीजन नहीं आ जाए, और माइनॉरिटी चाहती थी मेरे, तो इसलिए और मेजॉरिटी के बारे में वहाँ पे डिसीजन लिया जाता था, जिसकी वजह से 1956 में एक एक्ट पास होता है जिससे वो ये होता है कि सिन्हाला को वहाँ का एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जिसकी वजह से तमिल्स को थोड़ा सा डिसरिगार्डिंग लगता है। उनको लगता है कि अब हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी सा कन्फ्लिक्ट उठता है। मेजॉरिटी क्यों रॉन्ग है? तो मेजॉरिटी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वो केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है, और डेमोक्रेसी में, जो कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है, कंट्री के लिए किसी भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब बात की जाए अगर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो 4 तरीके के फॉर्म्स रहते हैं। एक सेंट्रल लेवल, एक मतलब कि सेंट्रल स्टेट और कम्युनिटी या लोकल लेवल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और ऑर्गन पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एक सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ थैंक्स एवरीवन। We have to upload a video of this chapter. Some questions and MCQ series will launched very soon, and okay student, don't forget to subscribe, like and comment also. Okay, thank you, bye bye। ये बता दीजिएगा अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि ये बता दीजिएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, तो उसका वीडियो फिर अपलोड हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।